नमस्कार, डुअर्सचित्र.com में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद कुमार। आज हम लोग डुअर्स के ही एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जो कि यहाँ के नागपुरी सिनेमा क्षेत्र में एक अहम मुकाम हासिल किए हैं। तकरार से ही होएला। ओ हेलो, देख मोर का हाल कर ले, सब तोड़ चलते हो लग। अपन किस्मत के कोसत हो। अच्छे बात है के लाइन मारत थिस। लाइन और तो के राज कर इतना बुरा भी दिन नहीं है। और जब प्यार कर एहसास होएला तो शुरू होएला प्यार का नया सफर। कुछ तो अदा, कुछ तो नशा, कुछ तो है हर प्रेम कहानी दादा लगभग सबको आ जाए सिलीगुड़ी से 12 बजे तक मीटिंग शुरू करिल। बताओ कल पब्लिक प्लेस में मार पीट काले कर ले। आखिर तो अपन असलियत में उतर आगे नहीं। तो जैसा खूनी और करीबी का तोड़ ले, तोड़ ले। नमस्कार। नमस्कार आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम प्रीतम लोहार है जी। और मैं चौपाड़ा चाय बागान कालचिनी क्षेत्र से हूँ। जी जी। इस क्षेत्र में विशेष करके नागपुरी सिनेमा क्षेत्र में आप कब से जुड़े हैं? ऐसा है, मैं तो इस क्षेत्र में बहुत अरसा पहले जुड़ा था, 2004 से ही जी है ना। लेखन का कार्य स्टार्ट कर दिया था मैंने। जी स्टोरी और स्क्रिप्ट वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। जी। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि 2004 से ही मैं है ना, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। आप तो चाय बागान से बिलोंग करते हैं, तो आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन तो थोड़ा शरारती था मैं, और बहुत सीधा साधा भी था। किसी का बुराई नहीं करता था, जी कोई बुरा काम नहीं करता था, आज्ञाकारी बेटा था। जी जी। और मेरे पापा भी राजेंद्र कुमार साहब के, जितेंद्र साहब के बहुत बड़े फैन थे। तो जी जी। उन्होंने भी मुझे इस लाइन में आने के लिए प्रेरित किया जी। और सपोर्ट भी किया। हालांकि मेरा शिक्षा दीक्षा चौपाड़ा हाई स्कूल में हुआ, उसके बाद सोन जोसेफ में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद कालचिनी स्कूल भी आ गया मैं 11-12 करने के लिए। जी तो जी। इस तरह से मेरा है ना पढ़ाई लिखाई हुआ। आप अपने परिवार में माता पिता के कितने संतान हैं? हम लोग 5 भाई बहन थे। तो 2004 में मलेरिया और जॉन्डिस होने के वजह से मेरी 2 जुड़वा बहनें थी, तो दोनों एक साथ ही देहांत हो गई। जी जी। 28 अक्टूबर 2004 की बात है। अच्छा। तो उनका दोनों का देहांत हो गया। फिर हम लोग 3 भाई बहन हैं अभी। जी जी। मेरे से छोटा एक भाई है, उससे छोटी एक बहन है। जी जी। अभी आप बातचीत के पहले बता रहे थे कि आप 95 में पहला आपने असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया है।
तो इस बात को तो मैं सीरियसली नहीं लूँगा। हालांकि मेरे गुरुजी जो महिप नाग जी हैं 95 में ही एक मूवी कर रहे थे, जी तो मैं उनसे जुड़ा और उस समय तो मैं भी है ना इस चीज़ ये सब सारे चीज़ों के विषय में नहीं जानता था, तो मैंने मौज मस्ती के हिसाब से गया आया देखा है ना, उनका थोड़ा सपोर्ट किया। तो उस चीज़ को मैं है ना नहीं मानूंगा प्रोफेशनली। एक्चुअल क्या है कि मैं प्रेरित तो हुआ, देखा सारा कुछ ठीक है, फिल्म लाइन ऐसा है वैसा है, तो वहाँ से तो मैं कुछ सीख तो नहीं पाया है ना। तो 2004 में मुझे है ना स्टोरी लिखने का मौका मिला उन्हीं लोगों के द्वारा। तो 2004 में मैं सीन डेवलप करने लगा, डायलॉग वगैरह लिखने लगा, और वहाँ से मैं है ना स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू किया कि एक्चुअल स्क्रिप्ट होता कैसे है, आप फिल्म का है ना पटकथा लिखी कैसे जाती है। तो उस क्षेत्र में मैंने उस विषय में मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा, वैसे तो डुअर्स जो क्षेत्र है हमारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका एक तरह से कह दे, तो इस मामले में खास तौर पे फिल्मी दुनिया से, तो आपको मतलब इस क्षेत्र में आने को प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था, हुआ करता था। मैं है ना जैसे अमित जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, जी जी, संजीव कुमार साहब के का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, जी जी, उसके बाद मनोज कुमार साहब के मिठुन दा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, जी जी। तो उनका मैं बहुत फिल्म देखता था, कभी मिस नहीं करता था। टीवी में जब फिल्म आता था तो उनको देख देख के वो जैसे फाइट करते थे, जैसे नाचते थे, गाते थे, जैसा एक्टिंग करते थे, तो मैं भी चीज़ों को देखता था और करता था कि सोचता था कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। फिल्म बनाना या फिल्म बनवाना या डायरेक्शन करना या एक्टिंग करना, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। जी जी जी। इसमें कुछ करने को मिल जाता तो ऐसा करके सोचता था, तो रुझान इसीलिए शायद बढ़ गया बाद में। जी, आप तो कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं? जी हाँ। तो आप सीखे कहाँ से? जैसे शोले फिल्म में एक डायलॉग है, अमिताभ जी ने कहा है कि है ना मुसीबत ने बंदूक चलाना सिखा दिया था, जी, पेट हल चलाना सिखा देगा। अच्छा, तो वही है कि मुझे इस क्षेत्र में आना था, कुछ करना था, तो मैं इस क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक जो स्रोत होता है, मैं टीवी फिल्म बहुत ज़्यादा देखता था और नोटिस करता था, विषय वस्तु को नोटिस करता था, एक्टिंग को नोटिस करता था, उनका संवाद को, डायलॉग्स को नोटिस करता था, और उसमें मैं काफ़ी रिसर्च करता था, सोचता था कि इसको कैसे लिया गया होगा, इसको कैसे शूटिंग किया होगा। उसमें तरह तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में घूमता रहता था, तो सोच के रखा था कि कभी ऐसा मौका आएगा तो मौका को हाथ से जाने नहीं दूंगा, मौका को पकड़ूंगा ज़रूर और इस क्षेत्र में कुछ करूंगा ज़रूर। पहला ऐसा मौका कब आया? पहला ऐसा मौका तो 2009 में मिला मुझे, जी, श्री महिप नाग, स्वर्गीय महिप नाग के है ना द्वारा। जी, उन्होंने मुझे मैं तोरे हेकोम मूवी में एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त किया, और उनके साथ है ना मैंने उनका सहायक निर्देशक के रूप में उनके साथ काम किया। जी, उसके बाद मुझे 2009 में ही एक फिल्म भी मिल गई। जी, जी, उस फिल्म का नाम पगला दीवाना रखा बाद में हम लोगों ने। उस फिल्म में पटकथा और डायरेक्शन मैंने ही किया था। अच्छा अच्छा। तो फिर ऐसे करके ही जर्नी स्टार्ट हुई और चलते गए हम। ऐसे कहें तो आपका जो प्रोफेशनल जीवन है, मतलब फिल्मी दुनिया में, कब से शुरू हुआ? 2004 से। 2004 से? हाँ, ये मैं मानूंगा, और ऑफिशियली मैं है ना ये बातें लोगों तक पहुंच जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा जर्नी उस समय मैं शायद 22-23 साल का था, जी जी, तब से ही स्टार्ट हुआ। जी, तो 2004 से ही मैं पटकथा लिखना स्टार्ट किया। मैंने गंभीरता से लिया ना इस विषय को, और इस पे मैंने काम करना शुरू किया। दिन में 4-4, 5-5 घंटे मैं काम करता था, स्क्रिप्टें लिखता था, फिर लोगों को दिखाता था, फिर वो लोग देखते थे, फिर मुझे समीक्षा करते थे, फिर मैं उसको फिर रद्द कर देता था, फिर बढ़िया से लिखता था। तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गया। तो उस दौरान जब आप ये कर रहे थे, 4-4, 5-5 घंटे समय दे रहे थे इसके लिए, पटकथा लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए, तो आपका जो है जीवन यापन कैसे चलता था? ये तो क्या बोलूँ मैं, अभी आपने ऐसा सवाल पूछ दिया तो मुझे थोड़ा अंदर का बात बताना पड़ जाएगा। जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पापा है ना फिल्मी दुनिया के जो
पुराने कलाकार लोग हैं उनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। जी जी। तो पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। हालांकि मेरा है ना मेरा भी फैमिली आ चुका था, मैंने शादी उदी कर ली थी, जी जी। बच्चे भी हो गए थे। तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे और बोले थे कि आप दुकानदारी कर लो। अच्छा। तो मैंने 2 दुकान किए हुए थे। जी। एक साइकिल रिपेयर का दुकान था, अच्छा, उस अच्छा। पे मैंने लोग रखे हुए थे। जी। और मैंने है ना दुकान खोल रखा था स्टेशनरी का। अच्छा। तो मेरी घरवाली दुकान चलाती थी। अच्छा। और गांव के कुछ लड़के और कुछ स्टाफ मेरे दुकान में साइकिल रिपेयर का दुकान करते थे। जी जी। मैं दोनों को देखता भी था अच्छा। और वो पटकथा लेखन का काम भी करता था आगे। अच्छा। ऐसा करके चला। तब तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे थे। जी हाँ, उसके बाद तो दुकानें भी चलने बंद हो गई क्योंकि मेरा फोकस है ना जी। दूसरे तरफ था। तो फिर है ना डामाडोल वाला स्थिति आ गया। फिर काफ़ी दिक्कतें हुई। फिर बच्चे स्कूल जाने लग गए। फिर बच्चों का फीस पैसा, स्कूल के पैसे, इंग्लिश मीडियम के पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे। जी जी। तो एडमिशन के पैसे, तो मेरा दिमाग घूम जाता था कि तुम क्या कर रहे हो, अब अच्छा। मैं क्या करूं। बहुत टेंशन होता था, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है, कुछ ना कुछ हो ही जाता था। जी जी। कुछ मेरे बच्चों का कुछ पैसे पापा दे देते थे, अच्छा। मम्मी भी दे देती थी, और जैसे तैसे करके जुगाड़ हो ही जाता था। तो ऐसे करके हम लोगों ने चला। अच्छा अच्छा। तो आप बतौर निर्देशक, जी हाँ, आपका पहला फिल्म कौन सा था? बतौर निर्देशक पगला दीवाना 2009 में मैंने पगला दीवाना मूवी किया, जो 2010 में रिलीज़ हुई। अच्छा। तो वो मेरे पटकथा लेखन, डायलॉग का कार्य, स्क्रीन प्ले और निर्देशन, जी जी। समस्त चीज़ें मैंने ही की हैं। तो पगला दीवाना को आपको पहला मतलब बतौर निर्देशक। जी हाँ। उसके बाद आप दूसरा सिनेमा किए जिसमें आपको नॉर्थ बंगाल सिने अवार्ड मिला। जी हाँ, उसके बाद तो मैं अमन नाग जी से रांची गया। रांची में उनको एक फिल्म का ऑफर हुआ था, आवारा मूवी का, सादरी फिल्म। तो उसमें भी मैंने उनके साथ रहकर पटकथा है ना ये किया, बनाया, दोनों ने मिलके बनाया। फिर मैंने उनको निर्देशन किया, उनका सहायक बन के। अच्छा। तो उनके साथ 2016 में मैंने काम किया। फिर 2017 में मुझे मौका मिला काम करने के लिए, लेकिन फिर चीज़ें है ना कुछ देर होते फिर हम लोगों ने 2018 में उस फिल्म को शुरुआत किया। वो फिल्म थी अच्छा, तोर प्यार में। तोर प्यार में श्री विनोद महली जी के द्वारा, महली प्रोडक्शन के द्वारा निर्मित जी जी तोर प्यार में, जिसको मैंने पटकथा लिखा था जी। और मैंने ही निर्देशन किया था। अच्छा अच्छा। तो वो फिल्म सफल रही जी। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया और काफ़ी लोग देखे और वो फिल्म सफल रही। तो काफ़ी संघर्ष के बाद आपको ये सफलता मिली है। जी हाँ। कुल मिलाकर आपने अभी तक कितने सिनेमा किए हैं बतौर निर्देशक? बतौर निर्देशक 5 मूवी किया। 5 मूवी किए हैं। और एज ए मतलब ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर? ऐसे सब मिला के तो 6 से 7 मूवी हो 6-7 जाते मूवी हैं। किए हैं आपने। मतलब पहले और दूसरे मूवी पर ही आपको ये जो है नॉर्थ बंगाल सिने अवार्ड मिला है। जी हाँ, बतौर जी। निर्देशक। जी हाँ। मतलब काफ़ी सफलता मतलब रहा आपका इस दौर में, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया उसका एक फल मिला है। जी हाँ, कह सकते हैं आप। जी जी। हालांकि मैं अभी भी क्या बोलते हैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जी जी। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं और है ना नेशनल लेवल पे या किसी बड़े संस्थान के द्वारा काम करूं। जी, जी। बड़े लोग पैसे लगाए मुझे देखकर जी जी। मेरे प्रोजेक्ट पर, और मैं लार्ज स्केल में कोई एक बड़ा फिल्म का मौका मुझे मिले और ऑल इंडिया रिलीज हो वो आपका सिनेमा। पहचान मतलब एक बड़ी पटल पर आपका हो, ये जी आप हाँ, चाहते जी हाँ, हैं। जी हाँ। हालांकि आपका ये छोटा सा मतलब सफ़र रहा है आपका, ये 4-5 फिल्मों का अभी तक। जी हाँ, जी हाँ। अभी बीच में आपका जो 2018 का जो आपका जो सिनेमा आया तोरे प्यार में, जी हाँ, तो उसके बाद से तो लॉकडाउन शुरू हो गया 2020 में। जी हाँ। उस बीच में कोई काम किया आपने? उसके बाद 2019 में मैंगोस स्टूडियो के द्वारा हम लोगों ने
एक फिल्म कर रहे थे, हम लोगों ने एक फिल्म का निर्माण किया। जी उसमें भी पटकथा और निर्देशन मैंने ही किया था, जी जी पर किसी कारणवश वो फिल्म अभी रुकी हुई है। जी जी। पता नहीं पूरा हो पाएगी कि नहीं। अच्छा, उस फिल्म का नाम है थेथरगिरी। अभी वो विवाद में है। विवाद में है तो नहीं बोल सकते हैं, इसमें किसी किस्म का झगड़ा या रंजिश ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। छोटा मोटा तो होती रहती है, उस चीज़ को है ना बाहर नहीं निकालना चाहिए आपस में। अच्छा। तो क्योंकि आपके द्वारा है ना वे लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे तो मेरे द्वारा निकली हुई बातें उनको बुरा लगेगा, जी, क्योंकि बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। मुझे मौका दिया था, मुझको विश्वास किया था उन्होंने, फिर हम लोग साथ में मिलकर काम भी किए थे। जी जी। तो उस फिल्म में कुछ हुआ था, कुछ नहीं कर पाए काम। जी जी। तो कलाकार लोगों के बीच या टेक्नीशियन लोगों के बीच या आपसी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। जी जी जी। तो इसीलिए वो फिल्म रिलीज़ भी नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। ये है। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन के बाद अभी तो दूसरा मतलब ये अभी भी पूरी तरह से कहें तो लॉकडाउन खुला नहीं है, जी तो फिलहाल अभी आप क्या कर रहे हैं? 2020 में मैंने मुझको एक काम का ऑफ़र मिला था, जी वो है तोरेले मूवी। तो उसका मैंने 2020 का लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया और मैंने पूरे लॉकडाउन में उसका पटकथा मैंने लिखी और बहुत अच्छी तरह से लिख के तैयारी किया। और काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती है एक फिल्म के लिए, तो वो मैंने किया लॉकडाउन के बीच। और 2021 जनवरी में 6 तारीख से हम लोगों ने उस फिल्म का शूटिंग आरंभ किया। अच्छा। फरवरी 4 तारीख तक उस फिल्म का शूटिंग चला। बीच में एक दो दिन करके गैप भी रखा था हम लोगों ने। जी जी। तो वो फिल्म अभी है ना कुछ सीन 15 से 16 सीन बाकी हैं और 3 गाने उसका अभी बाकी है। जी जी। तो वो फिल्म अभी पूरा होने को है। तो वो फिल्म अगर पूरा हो जाएगी तो है ना फिर लोगों जी। तक उसको हम रिलीज करेंगे। जी। अभी फिलहाल आप निर्देशन के अलावा निर्देशन, पटकथा लेखन, डायलॉग लेखन, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? अभी तो ऐसे बैठे हुए हैं और कोई एक काम के विषय में चर्चा हो भी रहा है, पर वो तो अभी क्या बोलेंगे, अभी पर्दे के पीछे है, उसको तो मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ। होगा कि नहीं, कैसे क्या होगा, है ना। ख्याली पुलाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा बात सुन के बड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मेरा आदत रहा भी नहीं है। मैं अभी डुअर्स के बच्चों को, अपने ब्लॉग, अपने डुअर्स, अपने क्षेत्र के बच्चों को तालीम देना चाहता हूँ वर्कशॉप के द्वारा। नृत्य के फील्ड में हो या गीत लेखन के फील्ड में हो या गायक के फील्ड में हो या संपादन के फील्ड में हो या है ना कलाकारी के फील्ड में क्षेत्र में हो। तो ऐसे ऐसे नौजवानों को, यंगस्टर्स को मैं है ना अभी जगह जगह कार्यशाला, वर्कशॉप आप करा रहे हैं? वर्कशॉप करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लड़के या लड़कियाँ, बच्चे मेरे से थोड़ा प्रेरणा मिल के पाके मेरे से कुछ शिक्षा हासिल करके कुछ अच्छा करें। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, लोग अभी यूट्यूब चैनल खोल देते हैं, एक्टिंग नहीं आता है, कुछ करना नहीं आता है। जी जी। यूट्यूब खोल देते हैं और अनाप शनाप वीडियो है ना रोस्टिंग करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा वीडियो बनाने लग जाते हैं, गंदी गंदी बातों, हाँ है ना, ये सब करने लग जाते हैं। तो उनको भी है ना प्रॉपर एक अच्छी तरह से शिक्षा मिले, जो भी है ना सामान्य ज्ञान है इस क्षेत्र में, वो मैं उनको देना चाहता हूँ, ताकि अगर 20 लोगों को दे पाऊँ तो कम से कम उनमें से 5, 7 या 10 लोग है ना कुछ आगे बढ़ सके इस क्षेत्र में। तो मेरा ये कोशिश है अभी फ्री समय में, और मैं क्या करूँ। वर्कशॉप जो आप चला रहे हैं उसमें अगर कोई मतलब यहाँ डुअर्स के युवा अगर जुड़ना चाहें आपसे तो क्या प्रोसेस है, क्या पद्धति है? जी हाँ, मेरा नंबर फेसबुक में भी मेरा नाम प्रीतम लोहार के द्वारा ही मेरा फेसबुक आईडी है और मेरा पेज भी है जी। उसके बाद फैन क्लब भी मैंने खोल रखा है। तो लोग बहुत सारे जरिए हैं जो मेरे से कांटेक्ट है ना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और मैंने फेसबुक में भी अपना नंबर छोड़ रखा है जी। और हम वर्कशॉप करते हैं, लोगों को है ना ट्यूटोरियल देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो उससे पहले हम पोस्ट डाल देते हैं फेसबुक में और उसको है ना सभी तरह से प्रचार प्रसार कर देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। जी जी। है ना। तो हालांकि क्या है कि हमारे आदिवासी, नेपाली या अदर्स कम्युनिटी के लोग आज भी
इस फील्ड को, कैमरे के आगे परफॉर्मेंस करने वाले इस मीडिया फील्ड को, इंटरटेनमेंट फील्ड को सही नहीं मानते हैं, सही नहीं ठहराते हैं। जी जी। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करें और आर्मी BSF या किसी भी सरकारी नौकरी करे या चाय बागान में काम करे, तो उसी को लोग अपना रोजी रोटी मानते हैं। ऐसा नहीं है। आज बंगाल में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम या झारखंड को ले लीजिए। जी जी। स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत लड़के लड़कियां है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी नौकरी में बहाली होती है उनका, है ना, वो ओलंपिक्स में जाके स्वर्ण पदक, रजत पदक जीत के आते हैं और देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करते हैं। जी बिल्कुल। तो कलाकारी के क्षेत्र में भी इस तरह से किया जा सकता है। हालांकि हमारे क्षेत्र में अवेयरनेस नहीं है थोड़ा सा, तो होना चाहिए कि ये एक्टिंग के फील्ड में या मनोरंजन के फील्ड में भी लोग करियर बना सकते हैं। जैसे कि नीलांजलि रॉय या क्या बोलते हैं, नागिन धारावाहिक में आ रही थी वो लड़की, कुछ बिहार की जी। या हिल से अभी जाने लगे हैं बहुत, इंडियन आइडल में या डांस इंडिया डांस में। जी। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लड़के लड़कियां जा रहे हैं, तो अभी रुख कर रहे हैं। और हालांकि कोलकाता से भी बहुत सारे लड़के लड़कियां है ना विनर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इनको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मैं जितना जानता हूँ, मुझे जो शिक्षा मिला है कार्य के दौरान, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो मैं बच्चों को दूं और बच्चे इससे है ना अपना शिक्षा दीक्षा करने के बावजूद भी इस फील्ड में कुछ विचार करे, कुछ कार्य करे, है ना, और अपने आप को तैयारी करे और आगे बढ़ सके, है ना। आप तो 14-15 सालों से जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र में। उत्तर बंगाल में सिनेमा क्षेत्र में मतलब ऐसा संसाधन का क्या क्या अभाव है? सबसे पहले तो लोग मानते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड या सीन का है ना कमी है। एक तरह से कमी ही है बोला जा सकता है कि जहाँ पे भूटान साइड में हम शूटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भूटान देश का भी अपना नियम कानून है। जैसे कालीखोला हुआ या गोमटू हुआ या उधर सामसिंग हुआ या उधर कठरगुड़ी से ऊपर चामरची हुआ, तो सबका अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना प्रोटोकॉल्स, नियम कानून है, तो उधर हम नहीं शूट कर सकते हैं। नदी नाला के अलावा यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ से लड़के लड़कियाँ या हमारे फिल्म में भी हम शूट कर लेते हैं। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। एक तरह से हमें बढ़िया गाना में बढ़िया सीन अगर लेना हो, हाँ, तो हमें बाहर ही जाना पड़ता है। तो खर्चा बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें क्योंकि 7-8 लोग एक टीम बना के अगर हम अरुणाचल प्रदेश जाएं या पुरी जाएं या मिरिक जाएं या घूम जाएं या सिक्किम बॉर्डर जाएं, तो उधर ज़्यादा खर्च होते हैं। रहने का, खाने का महंगा है, महंगा जगह है, तो है ना, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने इस तरह से। तो ये सब दिक्कतें तो हैं। और लाइट है ना, कैमरे के आगे अपना काम दिखाने के लिए है ना टेक्नीशियन जो चाहिए, कारीगर जो चाहिए, लाइट वाले लोग है ना, लाइट का ज्ञान बहुत कम है और निर्देशक का ज्ञान भी इधर के लोगों में कम है, कलाकारी का ज्ञान भी कम है। यही कारण है कि आज तक डूअर्स से ऐसा कोई निकल नहीं पाया है। लेकिन निकलना चाहिए। हाँ, उनके पास, बहुतों के पास कला है, लेकिन उनको वो रास्ता नहीं मिला है सही तरह से, और सही लोग नहीं मिले हैं कि वो उस है ना कला के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। डूअर्स में नागपुरी सिनेमा एक समय में काफ़ी क्रेज में था, लेकिन 16-17 के बाद से ये ढलान पर आ गया। इसका क्या मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण तो है, जैसे कुछ सिनेमा हॉल्स टूटने लगी क्योंकि चलना बंद हो गया था। काफ़ी पुराने सिनेमा हॉल है ना बंद हो गई, ये भी एक कारण है। दूसरा कि फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं था कि एक फिल्म कैसे बनता है। वो कोई प्रोड्यूसर, निर्माता पैसा लगाना है ना लगा लेता था, लेकिन फिल्में अच्छा नहीं बन पाते थे, है ना, नहीं बन पाती थी। लोग अनाप शनाप फिल्में बना लेते थे, तो लोगों को पसंद नहीं आता था, है ना। तो कुछ 1-2 फिल्में करने के बाद लोग अपने आप को निर्देशक समझने लगे थे। ये भी उसका कारण है। मैंने भी कुछ लोगों को मौका दिया था जो आज बड़े बड़े निर्देशक होने का दावा करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके कारण है ना हमारे क्षेत्र के ये फिल्मी क्षेत्र थोड़ा ढलान पे आ गया था। लेकिन आसाम के और रांची के कुछ फिल्मों ने अभी इसको फिर ऊंचाई पे ले गया है। इसके लिए मैं परवीन लकड़ा जी का
मोर संगी और विनोद महली जी का तोर बिना और तोर प्यार में को कहना चाहूँगा। तोर प्यार में तो मेरा ही मूवी था। तो ऐसा करके फिर से लोगों में एक जागरूकता हो गया है कि है ना, सादरी फिल्में भी बढ़िया बनने लगी हैं। तो हम लोगों ने भी अभी तोरेले मूवी है ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया है बनाने को। तो ये निर्माणाधीन है हालांकि, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। इसका ट्रेलर भी हम लोगों ने यूट्यूब में रिलीज कर लिया है, लोग देख पाएंगे। आने वाले 10 साल में जी हाँ, जो है इस क्षेत्र को आप कहाँ देखते हैं? विकास तो होगा है ना विनोद जी, विकास तो होगा, क्योंकि है ना ये दुनिया ही परिवर्तनशील है। तो जैसे आज यूट्यूब है ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है सोशल मीडिया के तौर पे, तो ऐसा और भी OTT प्लेटफॉर्म वगैरह होने लगी है, जिसमें एक आध सादरी फिल्में का भी मार्केटिंग होने लगा है। तो OTT प्लेटफॉर्म जैसे फ्लेक्सिगो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम टाइम हो गया, और भी बहुत सारे हैं है ना, मैक्स प्लेयर हो गया। तो वहाँ पे हमारी फिल्में बिकने लगी है और बिकेगी, तो जिससे लोग है ना कम पैसे में सारे परिवार फिल्म देख पाएंगे। तो ऐसा करके हाँ, पारिवारिक फिल्म हो या कॉमर्शियल फिल्म हो, क्योंकि हमारी नागपुरी फिल्म तो उस तरह से है ना, हम बहुत उस स्तर में इतना एडवांस अभी तक नहीं हुआ है। कलाकार लोग भी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि है ना कुछ क्या बोलेंगे उसको, वल्गर सीन वगैरह दिखाएं, ऐसा नहीं हुआ है। तो सामाजिक तौर से ही हम लोग कार्य करते हैं, तो लोग देख पाएंगे सारा परिवार इस तरह से। हमारे जो डूअर्स के युवा हैं, जो भी इस चैनल के मार्फत से आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे संदेश देने से अगर डूअर्स के है ना यंगस्टर का भला हो पाएगा तो मुझे भी खुशी होगी। हालांकि यंगस्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर्स यहाँ के इतने अच्छे हैं कि कोई भी यंगस्टर्स किसी भी क्षेत्र के हो, डूअर्स के तमाम यंगस्टर्स को मैं जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि वो है ना गुनाह के रास्ते में आज तक नहीं गए हैं। खास करके आज तक वेपन्स लेके शहर में गली में किसी का मर्डर नहीं किया है, चोरी चकारी नहीं करते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, किसी तरह का ऑफेंस नहीं करते हैं। इसके लिए मैं है ना डूअर्स के नवयुवक युवक युवतियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी वे माँ बाप के है ना कहे अनुसार चलते हैं। बस थोड़ी ये दिक्कत है कि उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनको सही जगह नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं उनको है ना बोलना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, है ना, डट के मुकाबला कीजिए, फोकस्ड रहिए और अपने है ना सक्सेस होने के लिए प्रयासरत रहिए। आज नहीं तो कल आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ये मेरी कामना है। और मैंने भी देखा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, है ना। ये थे प्रीतम लोहार जी, बतौर निर्देशक, पटकथा लेखक, स्टोरी लेखक, डायलॉग लेखक। आप लोगों ने अभी तक इनसे हमारी बातचीत सुनी। ये कार्यशाला चलाते हैं, जो लोग नया युवक युवती जो लोग हैं डूअर्स के क्षेत्र में, वो लोग इनसे बतौर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये 2018 के नॉर्थ बंगाल सिने अवार्ड रह चुके हैं। अभी तक हम लोगों का बात आप लोगों को कैसा लगा? हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। डूअर्स चित्र देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।